अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निम्स एकेडमी की तरफ से मैं हूं हमज़ा मुश्ताक और आपके लिए कंप्यूटर साइंस के नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसे जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी वो वर्क कर नहीं सकता। तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए या कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए हम जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। एक ही वक्त में कंप्यूटर के साथ हम मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के इनपुट हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो इसलिए मल्टीपल टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखाई गई है, एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। और ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। नहीं जी, पहली इनपुट डिवाइस जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पंच कार्ड। आज के दौर में पंच कार्ड तकरीबन नायाब हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर की फर्स्ट सेकेंड जनरेशन थी तो उस वक्त पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था। Data is recorded onto punch cards or punch tapes using standard codes like the Hollerith code. ये जो हमारे पास Hollerith code है, Hollerith code एक साइंटिस्ट है हरमन हॉलरेथ, जिसने हमारे लिए ये एक कोडिंग स्कीम ईजाद की थी। इसमें क्या था कि हमारे पास एक पंच कार्ड में टोटल 12 रोज़ होती थी और उनके ऊपर ये होल्स बने होते थे। आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, ये होल्स होते थे और इन होल्स की एक स्कीम होती थी जिसमें हमने अपने करैक्टर्स को एडजस्ट करना होता था, 0 या 1 को एडजस्ट करना होता था ताकि हम अपने अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स को लिख सकें। पंच कार्ड की खूबी ये थी कि ये बहुत ही सस्ता था और उस वक्त रिलायबल था, लेकिन इसको बार बार हम यूज़ नहीं थे कर सकते। एक दफ़ा अगर हमने इसके ऊपर डाटा राइट कर दिया है तो देन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें उसी को ही कंप्यूटर में एज इनपुट देना पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल गलती से कोई इंस्ट्रक्शन गलत लिख दी है तो आपका पंच कार्ड ज़ाया हो जाएगा। पंच कार्ड को रीड करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज़ की जाते थे उसे कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर, या फिर आप सिंपल उसे पंच कार्ड टैबुलेटर बोल सकते हैं। इसमें पैटर्न्स होते हैं होल्स के, ठीक है। पंच कार्ड की बात कर रहे हैं, पंच कार्ड में होल्स बने होते हैं और इन होल्स के अंदर हमें डेटा को या करैक्टर्स को लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो कि बोर्ड के पेपर्स में मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये जो 9th क्लास के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करिएगा। बुक्स के ऊपर नोट्स आपके अच्छे से मौजूद है, मैं आपको जस्ट हिंट्स वगैरह दूंगा या थोड़ा बहुत। तो ये हमारे पास एक कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जिसकी शक्ल टाइपराइटर से मिलती जुलती है और उसी की तरह वर्किंग करता है। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स बने होते हैं उन्हें हम कीज़ बोलते हैं। इन कीज़ के ऊपर लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स या फिर कोई स्पेशल फंक्शन कीज़ वगैरह, ये डिफरेंट कीज़ इस कीबोर्ड के ऊपर बनी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स मौजूद हैं। हमारा टॉपिक कीबोर्ड की टाइप्स को डिस्कस नहीं करना है। बहरहाल आपने जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं कीबोर्ड की टाइप्स को भी देखेंगे, जिसमें वायरलेस कीबोर्ड या और भी डिफरेंट स्लाइड्स, स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह डिफरेंट कीबोर्ड्स आप देखेंगे। बटन्स को कीज़ बोलते हैं और कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं कीबोर्ड को यूज़ करते हुए वो कीबोर्ड इवेंट कहलाएगा। इवेंट क्या है? किसी भी डिवाइस का कि उस डिवाइस को यूज़ करते हो अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो हमारा इवेंट है। जैसे हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो बटन को प्रेस कर रहे हैं तो बटन डाउन हो रहा है, लेकिन आप जैसे बटन को रिलीज करते हो तो बटन अप हो रहा है। तो ये दो इवेंट्स हैं कीबोर्ड के, बटन अप एंड बटन डाउन। इसके अलावा इस कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में 101 to 111 कीज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की कीज़ में से पहले हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ आती हैं। जो न्यूमेरिक कीज़ हैं वो डेटा एंटर करती हैं नंबर्स का। इसके अलावा न्यूमेरिक कीज़ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बटन्स के साथ साथ आपको एंटर का बटन भी मिलता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट बटन्स मिलते हैं और हमारे पास ये राइट साइड पे मोस्टली कीबोर्ड्स में मिलती हैं। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं जी, जो आपकी सिंपल कीज़ आपको हर कीबोर्ड के ऊपर नज़र आएंगे, जिनमें हमारे पास
लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्पेशल पंक्चुएशन मार्क्स या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इन कीज़ के ज़रिए हम एंटर करते हैं। इसके बाद कर्सर कंट्रोल कीज़ या फिर इनको एरो कीज़ भी बोलती हैं, जो कि हमारे कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करती हैं। जैसे इस वक्त आप देखेंगे ये मैं जो हाइलाइटर है, ये मैं हाइलाइटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा हूँ। एक तरह का ये भी मेरे पास एज ए कर्सर एक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन कीज़ आती हैं। हमारे पास कीबोर्ड में सबसे मोस्ट पे F1 to F12 तक कीज़ मौजूद होते हैं, जिनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। और ये कीज़ का काम होता है कि ये प्रोग्राम डिपेंडेंट होती है। हर प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन आप चला ले तो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में इन कीज़ का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। हर एप्लीकेशन में नया कोई काम करती हैं और शॉर्टकट्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। इट्स मीन्स कि अगर कोई काम 3 से 4 बटन्स को दबाने के बाद आपका कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो मे बी ये जो हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं, एक ही दफ़ा प्रेस करने से उस काम को कर दें। इसके अलावा और भी हमारे पास एडिशनल कीज़ या फिर स्पेशल कीज़ आती हैं कीबोर्ड के ऊपर, जिनमें शिफ्ट है, एस्केप की है, नम लॉक की है, पेज अप, पेज डाउन, कैप्स लॉक। इन स्पेशल कीज़ में कुछ टॉगल कीज़ होती हैं और कुछ हमारे पास नॉर्मल कीज़ होती हैं, कॉम्बिनेशन कीज़। यानी कि जो टॉगल कीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास कैप्स लॉक है, तो कैप्स लॉक की का कमाल ये है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, ये टॉगल कीज़ वो होती है जो ऑन या ऑफ हो सकती हैं। तो जो कैप्स लॉक है, अगर ये ऑन है तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगी और इसका कोई न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा नम लॉक है, हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है। एस्केप की किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, किसी भी कमांड को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए यूज़ होता है। शिफ्ट की हमारे पास एक कॉम्बिनेशन की है, कंट्रोल की, आल्ट की, ये डिफरेंट 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं। खुद से कोई काम अकेले में नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर इनको किसी की के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए तो ये कोई ना कोई काम परफॉर्म कर लेती हैं। कीबोर्ड के एडवांटेजेस में देखें तो इसको इजी टू यूज़ है जी, और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। हम इनपुट्स को इजीली डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, और कभी भी हमें जो इनपुट है उसको चेंज करना होता है या फिर उसको एडिटिंग करनी होती है, तो उसमें हमारी कीबोर्ड हेल्प करता है। और इनएक्सपेंसिव इनपुट डिवाइस, इसकी टाइप्स आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइसेस मींस जो कि हमारे पॉइंटर को कंट्रोल कर रही होती हैं या किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कर्सर जो होता है, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर्सर मूवमेंट ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। 3 से 4 बटन्स कीबोर्ड के ऊपर होते हैं जी, मोस्टली 2 तो हमें कॉमनली मिलती हैं, लेफ़्ट और राइट का बटन हमारे पास स्टैंडर्ड्स की माउसेस में आता है। इनके अलावा माउस के अंदर हमारे पास एक बड़ा सा, आप कह सकते हो कि व्हील रखा होता है, रोलर बॉल रखा होता है, जो कि जिसकी मूवमेंट हमारी कर्सर से रिलेट कर रही होती है। हमारे माउस में वो बड़ा सा बॉल जब घूमेगा तो तब ही कर्सर मूव करेगी, और माउस के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है और सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी है। माउस इसके अलावा डाटा को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है जी। डाटा सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने मल्टीपल फाइल्स को या फिर किसी फाइल को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। और पॉइंटिंग में इसकी फ़ायदा ये है कि किसी भी चीज़ को फास्टली पॉइंट आउट कर सकता है और इस कर्सर को बहुत तेज़ी से मूव भी करवा सकता है स्क्रीन के एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक। डिफरेंट टाइप के माउसेज हैं जी, वायरलेस माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस भी हमारे पास, हम नेक्स्ट इनको किसी में डिटेल से पढ़ा दूंगा। इसके अलावा ऑप्टिकल, मैकेनिकल माउस, डिफरेंट माउस की टाइप्स हैं, जस्ट यहाँ पे मैंने आपको हिंट्स देने के लिए बस यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइट पेन। ये हमारे पास एक पिकिंग डिवाइस है और इसमें एक फोटो सेल होते हैं जी, जो कि छोटी सी ट्यूब में होता है। फोटो सेल डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑन CRT मॉनिटर्स। बेसिकली ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि हमारे लाइट को डिटेक्ट करके कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। जैसे ही हम इस पेन को स्क्रीन के पास लाते हैं तो ये इसका जो फोटो सेल है वो डिटेक्ट करता है लाइट को मॉनिटर के ऊपर, जो लाइट मॉनिटर से लाइट आ रही होती है, और इसकी टिप को हम सरफेस पे मूव करते हैं और इससे डाटा को स्केच कर सकते हैं या डाटा को राइट कर सकते हैं। मोस्टली ये जो हमारे पास लाइट पेन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, जहाँ पे हमें कम्प्लेक्स डिज़ाइंस बनाने होते हैं, सिंपल शेप से हमारा काम नहीं चल रहा होता, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम लाइट पेन्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स में, बायोमेट्रिक सिस्टम में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और कहीं भी हमें सिग्नेचर की इनपुट देनी हो
तो लाइट पेन्स को यूज़ करते हुए हम डिजिटली अपने सिग्नेचर्स भी कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। जॉयस्टिक वंस अगेन एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके सेंटर में एक बड़ा सा लीवर लगा होता है, जिसकी वजह से इसको जॉयस्टिक बोलते हैं। और इसकी वर्किंग को अगर देखा जाए तो पोजीशन एंड स्पीड विद विच द जॉयस्टिक मूव्स इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स बाय द यूज ऑफ अ लीवर। जी, तो अगर हमारे पास सिंपल ये हमारे पास अगर एक लीवर है, तो अगर मैं जितनी स्पीड से इसको लेफ़्ट या राइट टर्न करूँगा, यानी कि मैं इसको अगर घुमा रहा हूँ या मैं लेफ़्ट राइट रोटेट कर रहा हूँ, तो उतनी ही स्पीड से ये जो मूवमेंट है उसको डिजिटल यानी कि 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। The signals are then sent to the computer. In this in turn controls the movement of a cursor on the screen. इसके अलावा इसका जो मेन यूज़ है गेम्स के अंदर है, जो हमारे गेम्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो करेक्टर्स हमारे होते हैं, उनके पोजीशन को मूव करने के लिए, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल हमारे पास माउस से मिलती जुलती एक डिवाइस है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रैक माउस के अंदर सेंटर में हमारे पास एक रोलिंग बॉल लगा होता है, लेकिन इसके बाहर हमारे पास फ्रंट पे एक बड़ा सा बॉल लगा होता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ये बॉल लगा होता है और ये कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। इसकी वर्किंग में क्या है, द बॉल इज रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन बाय हैंड। दिस इज ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल सिग्नल टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। तो दोनों में हमारे पास जो माउस और इसमें डिफरेंस है कि इसको मूव करने के लिए हमें कोई काफ़ी ज़्यादा सरफेस या फ्लैट सरफेस या कोई एरिया नहीं रिक्वायर होता है। हम अपने थंब से इसकी बॉल को रोटेट करते हैं और जिससे हमारी इनपुट जो है कंप्यूटर में चली जाती है। टच स्क्रीन से हमारे पास ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं हमारे पास, जो कि कोई भी CRT मोनीटर्स या किसी की भी LCD स्क्रीन के ऊपर लगी होती हैं। इनपुट इज़ रजिस्टर्ड, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट इसमें कैसे दी जाती है जी, जब हम किसी फिंगर को स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं या किसी जगह पे टच करें, तो स्क्रीन के नीचे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं और उनके पीछे जो कमांड्स लिखी होती हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती हैं। किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दो तरह के वैसे 4 टाइप्स की टच स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने 2 तरह की लिखी हैं, ऑप्टिकल टच पैनल्स और टच पैनल्स हमारे पास, और एक इलेक्ट्रिकल टच पैनल। 4 टाइप्स के टच पैनल्स मोस्टली होते हैं जो हमारे पास इस तरह के काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिजिटाइजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में, और इसके अलावा डिफरेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में डिजिटाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट्स अ ग्राफिकल पिक्टोरियल डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म विच कैन बी डायरेक्टली एंटर्ड एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। हमारे पास कोई भी जो ग्राफिक्स का या पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, कोई चार्ट्स वगैरह हो गए, इस तरह की कोई भी इनपुट हमें कंप्यूटर को देनी है तो हम डिजिटाइजर को यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम ग्राफिक टैबलेट होता है। एक डिजिटाइजर में हमारे पास एक छोटा सा टैबलेट होता है और इसके साथ पेन होता है। जो पेन होता है उसको हम स्टाइलस बोलते हैं, और नीचे हमारे पास टैबलेट, वो तो आपको पता है। 2 तरह के डिजिटाइजर होते हैं जी, इमेज स्कैन डिजिटाइजर और फ्लैट बेड डिजिटाइजर्स। इमेज स्कैन डिजिटाइजर्स पूरे के पूरे इमेज को स्कैन करते हैं और उसी के जैसा नया इमेज डिजिटल फॉर्म में बना कर देते हैं। हार्ड फॉर्म में हम कोई भी कॉपी या पेपर को इसकी स्क्रीन पे ऊपर रखते हैं और स्कैन करने के बाद ये उसी की तरह का, उसी से तकरीबन मिलता जुलता डिजिटल इमेज बना देता है, जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, जिसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट बेड डिजिटाइजर्स हैं जी, टैबलेट के ऊपर पेन के साथ हम किसी भी ड्राइंग्स वगैरह करनी होती हैं, ग्राफ बनाने होते हैं, तो हम डिजिटाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मोस्टली इसका इस्तेमाल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में करैक्टर्स बनाने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप के कम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाने के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्कैनर। स्कैनर इज एबल टू डायरेक्टली एंटर टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कोई भी इमेज हो या कोई भी टेक्स्ट हो तो डायरेक्टली रैम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। 2 तरह के स्कैनर्स होते हैं जी, ऑप्टिकल स्कैनर्स एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। सबसे पहले हम ऑप्टिकल स्कैनर्स को देखते हैं, जो उनमें हमारे पास ऑप्टिकल स्कैनर यूजेस लाइट सोर्स एंड सेंसर फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पेपर। लाइट सोर्स को यूज़ करते हुए, ऑप्टिकल का मतलब ही लाइट्स वगैरह से मिलता है, तो ऑप्टिकल स्कैनर्स हमारे पास लाइट को यूज़ करते हुए डेटा को लेते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास ऑप्टिकल स्कैनर्स आते हैं उनमें हमारे पास OMR है जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो क्या करता है जी, कैपेबल ऑफ रीडिंग प्री स्पेसिफाइड मार्क्स मेड बाय पेंसिल और पेन्स विच विद द हेल्प ऑफ लाइट।
Light is focused on the page that can be scanned. A reflected light pattern is detected by the device. इसमें सिंपल क्या होता है जी, सबसे पहले हम पैटर्न्स कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, उसके बाद सिंपल हम खुद से ड्रॉ करके जब इस डिवाइस में एंटर करते हैं पेपर वगैरह को, तो ये उन्हीं सेम पैटर्न्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और सबसे पहले जो पेपर आता है उसको रीड करता है। रीड करने के लिए क्या करता है जी, लाइट सोर्स को यूज़ करता है, लाइट को गिराया जाता है पेपर के ऊपर और जहाँ पे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पे ये पैटर्न बनाता जाता है। उसी तरह का पैटर्न बनाएगा जिस तरह का पैटर्न हमने स्टोर किया होगा। यहाँ ये प्री प्रिंटेड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, क्वेश्चन पेपर्स में, आंसर पेपर्स में। जैसे हम बोर्ड के पेपर्स वगैरह देते हैं तो आपको एक शीट देते हैं बबल शीट फिल करने के लिए, और सेम ऐसी ही शीट को उन्होंने कंप्यूटर में ऑलरेडी बना के तो उसके प्री डिफाइंड चीज़ें बना दी होती हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, OCR सॉफ्टवेयर भी है और एक डिवाइस भी है। दोनों में क्या खूबी होती है जी, OCR कैरेक्टर्स को रीड करता है और रीड करने के बाद उन कैरेक्टर्स को जो हैंड रिटन होते हैं या पेपर के ऊपर लिखे होते हैं हार्ड फॉर्म में इनपुट लेता है और उस टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये एक्सपेंसिव डिवाइसेस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे हमें डाटा एंटर करना होता है उस जगह पे हम यूज़ करते हैं। इनकी एग्जांपल्स को ज़रा देखें। ये मेरे पास मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर बेटा हमने पैटर्न बनाया हुआ है। इस पैटर्न को सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर बना के इसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है सारी ऐड कर दी जाती है। देन हम हार्ड फॉर्म में खुद, जैसे आपने बबल शीट खुद फिल की पेपर में, उस शीट को इस डिजिटाइज हमारे पास OMR में एंटर किया जाता है और इसको स्कैन करके डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट दी जाती है। ये हमने कंप्यूटर में पहले इसके पैटर्न्स बनाए हैं और देन हमने डिजिटल हार्ड फॉर्म को इसमें इनपुट दिया और ये इसको स्कैन करके पैटर्न बनाएगा जो कि सीधा कंप्यूटर में जाएगा। मेरी राइट साइड पे OCR है जी। OCR में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये पेपर में इनपुट दी गई थी, ये पेपर स्कैन किया गया, स्कैनर की मदद से स्कैन किया गया, एक सॉफ्टवेयर अब सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या किया जी, उसने सिर्फ ये आपको नज़र आ रहा होगा, उसने हाईलाइट किया हुआ है बाउंड्री लाइन को, इस बाउंड्री को उसने जस्ट क्या किया है, हाईलाइट किया और उसको ये जो टेक्स्ट था यहाँ पे आप देखें ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं अपनी मर्जी से अब इसमें ऐड चेंजिंग्स कर सकता हूँ, इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास OCR का फंक्शन था कि हार्ड फॉर्म की इनपुट को ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा हाथ से लिखी हुई राइटिंग को भी ये कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ख़ास पैटर्न्स रिक्वायर्ड होते हैं, या ख़ास तरह की ही राइटिंग या ख़ास तरह के आप कह सकते हो कि लिमिटेड कैरेक्टर्स उसमें होते हैं हैंड रिटन में, लेकिन वो भी आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो हैंड रिटन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। बारकोड रीडर हमारे पास जी, ये बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो बारकोड डाटा रीड करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारे पास बारकोड होता है, डाटा होता है लाइंस की फॉर्म में, और लाइंस में या डार्कनेस होती है या लाइटनेस होती है। आप देखिए बस ब्लैक एंड वाइट एरिया ही आपको, ये वाला जो है ब्लैक एंड वाइट एरिया है, ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं जिनको डिफरेंट विड्थ्स और डिफरेंट विड्थ्स होती हैं और उनके दरमियान स्पेसिंग होती है, बनाई गई होती हैं। जो बारकोड होता है उसमें से एक लेज़र बीम निकली है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ से कि ये बारकोड है मेरे पास और इसमें से लेज़र बीम निकल रही है। ये लेज़र बीम डायरेक्ट फोकस करती है हमारे बारकोड पे और उसको स्कैन करती है। मोस्टली जो हमारे पास बारकोड होते हैं, इसका दूसरा नाम बारकोड्स को हम UPC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्शन कोड भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें जो कोई भी बारकोड होता है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं। आप यहाँ पे काउंट करें तो 2 to 5 हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। ये जो 10 डिजिट्स हैं इनके 5 हाफ होते हैं, यानी कि जो पहले 5 डिजिट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को बता रहे होते हैं जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, और जो रिमेनिंग 5 होते हैं उसमें हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट के ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। पहले हमारे पास जो 5 होती हैं वो हमारे सप्लायर को या जिसने उसको बनाया होता है मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और उसके बाद जो हमारे पास जो रिमेनिंग 5 कैरेक्टर्स होते हैं, जो 5 डिजिट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
लास्ट पे हम देखेंगे कि MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। स्कैनिंग डिवाइसेस में ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसने हमारे बैंक्स में यूज़ होते हुए काम को आसान कर दिया हुआ है। ये एक स्पेशल टाइप की इनपुट डिवाइस है और इसकी मोस्टली एप्लीकेशंस बैंकिंग एरिया में ही मिलती हैं। जो हमारे पास अब मैग्नेटिक इंक इज यूज्ड टू इनकोड द कैरेक्टर्स टू बी रीड। एक मैग्नेटिक इंक यूज़ की जाती है जी, और उसमें इंक में क्या होता है, कंटेन्स आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। जो स्पेशल टाइप की मैग्नेटिक इंक होती है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये स्पेशल टाइप के इंक के कैरेक्टर्स को ही रीड कर सकता है। तो वो जो इंक होती है उसमें आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं। इसकी वर्किंग में यहाँ से देखें अगर, तो कहता है व्हेन अ चेक इज प्रेजेंटेड इन अ बैंक, द अमाउंट इज इनकोडेड बाय द बैंक एम्प्लॉय इन द लोअर राइट कॉर्नर एंड द चेक इज देन प्रोसेस्ड विद MICR। जब हम किसी भी चेक को बैंक्स में देते हैं तो वो उसको MICR के थ्रू प्रोसेस करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास ये डाटा एंट्री के काम को बहुत ही आसान बना देता है और फास्ट बना देता है। There are among limitations that special type of magnetic ink is required for special character sets। ये कुछ उसने एग्जांपल दिया है जिसको आप वीडियो स्टॉप करके तो देख सकते हैं, रोक के इसको देख सकते हैं। आप अपने इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ना है। हमने आपको इसकी ज़रा दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक चेक है और इस चेक में हमारे पास ये जो नीचे वाली लाइन है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम MICR लाइन बोलेंगे। इस MICR लाइन में ये हमारे पास कोड है, 4 डिजिट्स का बना हुआ कोड है जी, जिसको बैंक में अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन और जिसका बैंक है या चेक की इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास MICR है। जब आप बैंक में कोई चेक वगैरह जमा करवाते हो तो वो इस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं इस डिवाइस के थ्रू। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है जी, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। आजकल के दौर में आपने देखा होगा हम कंप्यूटर्स को बोल के भी इनपुट दे सकते हैं। This system allows the user to talk with computers. System consists of microphone और telephone into which operator speaks। जो भी हमारा ऑपरेटर यूज़र है वो उस माइक में बोलता है। वर्किंग कैसे हो रही है, तो जो स्पीच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। द सिग्नल इज इनपुट एज अ वॉइस ऑफ ऑपरेटर। दिस मैच्ड विद द ऑलरेडी एंटर्ड प्री स्टोर्ड पैटर्न्स। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी। आप कोई भी गूगल असिस्टेंट या कोई आईफोन में सिरी यूज़ कर रहे हो तो दोनों सिस्टम्स में ओके गूगल या ओके गूगल बोलने से आपका असिस्टेंट एक्टिव हो जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को बोल के भी डिफरेंट कमांड्स दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आवाज़ को रजिस्टर करना होगा। आपकी आवाज़ का पैटर्न सबसे पहले रजिस्टर होगा और इसके अलावा तभी आपकी वॉइस को वो रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा जब उसने रिकॉग्नाइज करना है तो जब आप वर्ड्स वगैरह बोलोगे तो कुछ वो वर्ड्स हमने ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखे होते हैं जिसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं। और जब व्हेन द क्लोजेस्ट मैच इज फाउंड द वर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड। और जब हमने जो वर्ड्स इसमें ऑलरेडी स्टोर किए होते हैं, जब वो उससे मिलता जुलता कोई वर्ड इसको मिलता है बेसिकली, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे हमने बोल के पहले रिकॉर्ड किए होते हैं और हमें तो ये काम बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं या गूगल असिस्टेंट आता है तो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हमें कंपनी वाले पीछे से ही बना के भेजते हैं, ऑलरेडी वर्ड्स ऐड करके भेजते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं और कंप्यूटर लिखता जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास एक जो डिसएडवांटेज आता है, या आप कह सकते हो कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है वो है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग। हम एक ही वर्ड को डिफरेंट स्टाइल्स में बोलते हैं, डिफरेंट जगहों पे एक वर्ड को बोलने के डिफरेंट अंदाज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो हाईली डिपेंड करते हैं हमारे ऑपरेटर के ऊपर कि जब तक वो वर्ड को सही तरीके से बोलेगा नहीं, चाहे वो उसने हेलो ही बोलना है तो अगर उसको सही पंक्चुएशन के साथ उसको सही तरीके से नहीं बोलेगा, स्टाइल से नहीं बोलेगा, उस जो कि ऑलरेडी पैटर्न स्टोर हुआ है, तो उस वक्त तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। Also, separate vocabulary for each operator is required to be maintained. The advantage of voice recognition system is that they reduce the cost of data entry. Also, the operator can move freely while talking into the computers. और हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है कंप्यूटर साइंस में वो यही है कि हम फ्यूचर में कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाएं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर से एग्जैक्टली बिल्कुल सही तरीके से बातचीत कर सकें और कंप्यूटर हमारी बातों को अंडरस्टैंड भी कर सकें। हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हैं, लेकिन अभी उस लेवल की सक्सेस हमें नहीं मिली है जो कि मशीन्स को
एज ए ह्यूमन एक्ट करवा सकें। ओके जी स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको बाकी में मिल जाएगा, मुझे इस स्लाइड में डालना याद नहीं रहा। और इंशाल्लाह आप अपने इस चैनल को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। अपने फ्रेंड्स जो कि आपके कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके कॉलेज के हैं या कहीं भी दूसरे रिलेट करते हैं आपसे, तो उनको लेक्चर्स ज़रूर रिकमेंड किया करें। और इन लेक्चर्स में आपको कोई भी टास्क अगर दिया जाता है तो वो आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी करना होगी। किसी भी किस्म का कोई इशू हो या कोई हेल्प चाहिए हो या कोई ख़ास टॉपिक पे आपको लेक्चर्स वगैरह बनवाने हों तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।